नमस्कार दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक सुनिए ताकि आप लोगों को मज़ा आए। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग ज़िले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे से अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं कि नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर में रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उसे कहा कि जो भी हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात को जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा था। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वह साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपने बेंच पर देखा, मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रहा था तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैं शाम को हॉस्टल वापस आ गया, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवेल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़ रहे हैं जैसा कि मुझे सुबह किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या कोई बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे को देखा तो डॉक्टर ने कहा, कोई ऐसी भारी बात नहीं है, अलग जगह की पानी की वजह से है जो धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपने डायरी में लिखने की आदत थी और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा था। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियारे में कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरी दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बात तुम्हें बताऊंगा और फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला आया और अभी तुम्हें आकर ये सब बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई, तू वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हाँ, हॉस्टल में भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे 2 हफ्ते और उस हॉस्टल में गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। तो नीलेश ने मुझे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा, नीलेश भाई, मेरी गांव की टिकट आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मुझे गांव ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश कहता है मुझसे, ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गाँव चला गया। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था।
फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल करता हूँ। मैंने कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेज आ गए थे। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 7 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझे अब छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था। उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खोला तो देखा ये नीलेश की ही डायरी थी। मैंने देर न करते हुए डायरी उस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा मेरे बगल के रूम वाले की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरे फ्लोर पर सब रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा शायद ये मेरे रूममेट ने ही किया होगा। रूम के इस हालत के बारे में मैं हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली। उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले से मानो 30 खिसक गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई नहीं रहता। मैंने कहा, नहीं, वह एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल था। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का एक लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसके कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपना रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे की दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आ खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम से अंधेरा हो गया। मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया। उनसे पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला, 3 दिन पहले सुबह उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।